नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मिड डे प्राइम में बात करेंगे उन तमाम खबरों की जो कि आज दिन भर सुर्खियों में है। जी हां, खासतौर से बात करेंगे मानसून सत्र को लेकर। आज जिस तरीके से हंगामा देखने को मिला है, 18वां दिन सत्र का, लेकिन आज भी हंगामा है। और वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने आखिर किस तरीके से विपक्ष को चुनौती दी है, बताएंगे आपको। बात करेंगे झारखंड की भी, जहां पे लगातार छात्रों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन सोरेन सरकार छात्रों पर वार तो कर रही है, लेकिन मांगों को पूरा करने से कहीं ना कहीं हिचकिचाती हुई नजर आ रही है। और उसके साथ ही बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां पर खासतौर से जन कल्याण के नाम पर किस तरीके से जनता को परेशान किया जा रहा है। वहां आपको बता दें, जनता पर जो बोझ है वो डाला जा रहा है, किस तरीके से बताएंगे आपको। और साथ बात करेंगे देश दुनिया की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। संसद में हंगामे पर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को दी चुनौती। कहा, हम हर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष चाहे तो आज ही चर्चा के लिए आए। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का किया विमोचन। कोविंद जी के जीवन को बताया प्रेरणादायक। कहा, जीवन में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन 19वें दिन भी जारी। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने छात्रों से की मुलाकात। सीबीआई जांच को लेकर साधा राज्य सरकार पर निशाना। हिमाचल में जन कल्याण के नाम पर पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त अनाथ और विधवा सेस, लोगों ने जताई नाराजगी। और देश भर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित हो रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिखाई हर घर तिरंगा स्पेशल बाइक रैली को हरी झंडी। और आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं संसद के मॉनसून सत्र को लेकर, जहां पर 18वें दिन भी जो हंगामा है वो आज देखने को मिला। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्ष के हंगामे के बीच गृह मंत्री का जो बड़ा बयान है वो सामने आया है। उन्होंने कहा कि सदन में हर मुद्दे पर वो चर्चा के लिए तैयार हैं, यानी सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष लगातार सिर्फ हंगामा कर रहा है। छात्र आंदोलन के प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार, ये कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन को चलने दे। अभी तक आज 18वां दिन है, हमने देखा किस तरीके से लगातार हंगामा हो रहा है। उसी को लेकर अमित शाह का ये बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि आज ही चाहे तो विपक्ष सदन में आ जाए और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष चाहे तो कल 3 बजे सदन में मैं जवाब दूंगा और ये विपक्ष तय करे कि चर्चा करनी है या नहीं। तो विपक्ष के हंगामे के बीच गृह मंत्री का बड़ा बयान यहां सामने आया है। अमित शाह ने कहा है कि सदन में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए हम तैयार हैं, लेकिन विपक्ष को चर्चा के लिए तैयार होना होगा। छात्र आंदोलन के प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं, कहना गृह मंत्री अमित शाह का। विपक्ष सदन को चलने दे। हम जिस तरीके से अगर लगातार हम देख रहे हैं 18वां दिन, लेकिन विपक्ष का हंगामा चल रहा है और सदन नहीं चल पा रहा। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है।
तो गृहमंत्री अमित शाह का यहां पर दो टूक बयान। उन्होंने कहा सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो और हर विषय पर हम चर्चा के लिए यहां तैयार हैं। और संसद परिसर से हमारे संवाददाता कुमार आलोक फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार आलोक, अगर देखा जाए जिस तरीके से गृहमंत्री ने सीधे तौर पर एक खुली चुनौती दी है विपक्ष को कि आइए चर्चा कीजिए, सरकार तैयार है। उन्होंने खुद कहा कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। फिर चाहे प्रदर्शन की बात की जाए, छात्रों को लेकर उन्होंने कहा कोई भी विषय हो आप चर्चा तो कीजिए। बिल्कुल सही आपने कहा कि देखिए जिस तरीके से जो लॉकडाउन जारी है संसद के दोनों सदनों में, तो आज गृह मंत्री ने जो मीडिया के सामने आके कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं कि जो भी विषय है जंतर मंतर के विवाद को लेकर के, और उन्होंने ये भी कहा कि 3 बजे से आज चर्चा आप शुरू कीजिए। उसके पहले विपक्ष को स्पीकर के पास जाकर नोटिस देना होगा, उनको पत्र लिखना होगा और ये 12 घंटे तक लगातार वो चर्चा। उन्होंने ये भी कहा कि हर एक सांसद जो भी इस विषय पर सदन में बोलेंगे, जो उनकी समस्या होगी, उन सारी समस्याओं का निष्पादन हम करेंगे जब वो वक्तव्य सदन में देंगे। इसके बाद अब विपक्ष जो है, खासकर अब देखें तो ये बैकफुट पर यहाँ पर होते नजर आ रहा है। और अब अगले जो आने वाले घंटे होंगे, मतलब आधे घंटे और 45 मिनट का जो वक्फा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और अभी हालांकि गृह मंत्री के बयान के बाद जब राहुल गांधी सदन से जब बाहर निकले तो मीडिया से जब बात करके उन्होंने कहा कि एक तरह से उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया कि और ऐसा लग रहा है कि विपक्ष इंटरेस्टेड नहीं है कि सदन में चर्चा हो और खाली वो स्टेटमेंट चाहते हैं। विपक्ष चाहता है कि स्टेटमेंट दे, 4-5 उनके पॉइंट्स हैं कि गोली चली, कैसे गोली चली, पैलेट गन्स का कैसे यूज हुआ, लाठी में जो कील है वो कैसे, इन 2-4 जो है उनके पॉइंट्स, उनका वो आंसर चाहते हैं। लेकिन सरकार चाहती है कि नहीं, विस्तृत रूप से पूरा जो विस्तृत चर्चा इस पर हो और इस चर्चा का एक जो सांसद अपने प्रश्न को रखेंगे, अपने सवाल को रखेंगे, उसका वो जवाब देंगे। तो आप देखना होगा जिस तरीके से विपक्ष अपना गोल पोस्ट बदल रहा है। और गृहमंत्री ने आज जब बयान दिया उसके पहले भी आप देखें कि लगातार किरण रिजिजू जो है संसदीय कार्य मंत्री, लगातार वो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, गृहमंत्री तैयार है सदन में आने के लिए, जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन इस पर विस्तृत चर्चा हो। इसके अलावा आप देखेंगे जेपी नड्डा जी दोनों शब्दों में कितनी बार कह चुके हैं कि विपक्ष आप चर्चा के लिए तैयार हो, गृहमंत्री आपके सारे सवालों का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़े रहे। कभी अपना गोल पोस्ट रखते हैं, जंतर मंतर के कांड पर रखते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं जो चंदा मामला है, चंदा विवाद मामला है अयोध्या में, उस पर चर्चा हो। तो ये सारा जो गोल पोस्ट बदलने की प्रक्रिया हो रही है विपक्ष के द्वारा, आप देखें कि बिल्कुल कल लास्ट डे है और मतलब 1.5 दिन या 2 दिन बचे हैं और उसमें अगर विपक्ष तैयार होता है तो एक सार्थक बहस होगी और बहस का जब पूरी बहस जब खत्म होगी तो गृह मंत्री खुद इसका जवाब देंगे। तो अब देखना है कि आधे घंटे 45 मिनट के अंदर विपक्ष का क्या रोल होता है। ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि मीटिंग चल रही है अपोजिशन की और कुछ देर में यानी 30 या 35 मिनट में ये आपको पता चल जाएगा कि क्या विपक्ष चर्चा में भाग लेने को तैयार है या नहीं। जी बिल्कुल कुमार आलोक, और गृहमंत्री ने इस बात को कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, आप सदन में आइए तो सही, शांतिपूर्वक चर्चा तो कीजिए, क्योंकि जो देश है वो इस चर्चा को सुनना चाह रहा है, वो एक सार्थक चर्चा की उम्मीद आपसे करता है, उसके जो मुद्दे हैं, जो मांग है, उनको लगातार आप लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चर्चा होनी चाहिए। और आज जिस तरीके से देखा जाए लगभग अंतिम पड़ाव की तरफ मानसून सत्र की अगर हम बात करते हैं, लेकिन इन 18 दिनों की अगर बात की जाए तो कहीं भी विपक्ष की तरफ से हम नहीं कह सकते कि इस तरह की स्थिति सामने आई कि वो एक सार्थक चर्चा चाहता है, जबकि अब खुले तौर पर गृहमंत्री ने ये सीधा कहा है कि आप कोई भी मुद्दा आइए तो सही, लेकिन उसके लिए हमें चर्चा करनी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जैसे ही संसद का जो मानसून सत्र शुरू हुआ तो जो जंतर मंतर का जो विवाद वहां पर हुआ, उस दिन से लेकर जब विपक्ष ने मांग की कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा हो, तो सरकार ने उस मांग को भी, विपक्ष के उस मांग को भी माना और धर्मेंद्र प्रधान ने अपना नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। और इस्तीफे के बाद फिर इन लोगों ने अपना फिर गोल पोस्ट चेंज कर लिया कि नहीं गृह मंत्री आगे सदन में जवाब दे, उसके बाद फिर उनकी मांग होगी नहीं गृह मंत्री इस्तीफा दे। तो उसके बाद फिर देखिए दो चीजें हैं। कांग्रेस चाहती है कि वो सेंट्रलाइज रहे नीट वाले मामले पर और जंतर मंतर वाले मामले पर। मुलायम सिंह की पार्टी जो मरहूम मुलायम सिंह है, उनके जो बेटे हैं अखिलेश यादव, तो अखिलेश यादव की पार्टी चाहती है कि जो पूरा जो फोकस है वो चंदा विवाद पे हो, क्योंकि यूपी में चुनाव होने वाले हैं और इस चंदा विवाद को लेकर के वो एक माइलेज चाहती है। तो विपक्ष के अंदर भी आप देख सकते हैं कि कुछ असहमति है। दूसरी चीज आप देखें कि आज FCRA जो बिल आने वाला था, आज FCRA बिल आने वाला था, लेकिन उस पर भी जो कांग्रेस कह रही है कि इसको वापस लिया जाए। ये अहम
बिल जो हैं अन्य जो विपक्ष जो की कि पार्टियां हैं, जाहिर तौर पर पेश और पारित जब होते हैं सदन में तो उसके लिए चर्चा जरूरी होती है, क्या कुछ उसको लेकर अभी तक हुआ है, इसके बारे में भी आपसे हम जानकारी लेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। लेकिन सदन में आज किस तरीके से जब कार्रवाई की अगर बात की जाए, जब शुरू हुई क्या स्थिति थी, वो दर्शकों को बता देते हैं। दरअसल संसद के मानसून सत्र के 18वें दिन हमने देखा विपक्ष का जो हंगामा है वो लगातार चलता रहा, जिसके चलते प्रश्नकाल नहीं चल सका। जैसे ही 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अनुरोध भी किया कि सदन की कार्यवाही और प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि देश भी चाहता है सदन चले, देश की नीतियों पर चर्चा हो। देश के लोगों का मत है कि नीतियों विचारों में मतभेद हो, गंभीर मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन वह विचारों में अभिव्यक्त होने चाहिए। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने सदन को याद दिलाया कि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, ऐसे में युवा और छात्रों के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। साथ ही ओम बिरला ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में बयान देना चाहते हैं, इसलिए सदन को चलने दिया जाए, लेकिन विपक्ष शांत नहीं हुआ, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। देश सदन चलते हुए देखना चाहता है। देश के लोगों का मत है कि नीतियों विचारों में मतभेद हो, गंभीर मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन ये विचारों में अभिव्यक्त होना चाहिए। और इसलिए समय समय में मैंने सभी दलों के नेताओं से चर्चा की, विचार विमर्श किया, व्यक्तिगत भी की, सामूहिक भी की। मेरा आज फिर आपसे आग्रह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है और विश्व स्तर पर भारत के युवाओं ने शिक्षा, विज्ञान, अंतरिक्ष, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, उद्यमिता, कई क्षेत्रों के अंदर विशेष पहचान बनाई है। देश का युवा भी चाहता है कि उनके विषयों पर चर्चा हो, छात्रों पर चर्चा हो। तो लोकसभा अध्यक्ष लगातार अनुरोध करते रहे, आग्रह करते रहे चर्चा के लिए, लेकिन विपक्ष जिसको सिर्फ शायद हंगामा करना आता है और वो लगातार हंगामा ही करता रहा। लेकिन आपको बता दें कि लोकसभा में आज खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होनी है। विधेयक के माध्यम से खान और खनिज विकास और विनियम अधिनियम 1957 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है और संशोधन के बाद दुर्लभ खनिजों की खोज खनन ऐसा आसान हो जाएगा। खनन पट्टों को मंजूरी कम समय में मिल जाएगी। साथ ही निजी क्षेत्र के जो निवेश है उसको और बढ़ावा मिलेगा। लंबित करों यानी टैक्सेस और उपकरों के समाधान की जो संभावना है वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये तो बात हुई खासतौर से लोकसभा की। वहीं राज्यसभा की भी अगर आपको हम जानकारी दें तो राज्यसभा में भी हमने देखा लगभग ऐसी ही तस्वीर नजर आई। वहां भी विपक्ष का जो हंगामा है लगातार जारी रहा। उच्च सदन की कार्यवाही भी आज 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में 2 विधेयक, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 सूचीबद्ध हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक के माध्यम से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी एनसीडीसी का दायरा व्यापक होगा, साथ ही तकनीक और प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही केरल राज्य के नाम से जुड़े केरल नाम परिवर्तन विधेयक के माध्यम से राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव है और ये दोनों ही विधेयक कल लोकसभा से पारित हो चुके हैं, लेकिन आज राज्यसभा में ये सूचीबद्ध हैं। लेकिन हमने देखा जिस तरीके से वहाँ भी जो हंगामा है विपक्ष का वो नजर आया और नतीजतन जो कार्यवाही है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। हमारे संवाददाता कुमार आलूक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं संसद परिसर से ही। कुमार आलूक, अगर अहम बिलों की बात की जाए, खासतौर से खनन से जुड़े अहम बिल की हम बात करें, ये तमाम महत्वपूर्ण बिल हैं जिनको लेकर सार्थक चर्चा होनी चाहिए और हमने सुना लोकसभा अध्यक्ष को भी जो लगातार आग्रह कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो कम से कम ये जो सदन है संवैधानिक, जब हम बात करते हैं सदन की गरिमा का ख्याल रखते हुए तमाम जो मुद्दे हैं उन पर एक सार्थक चर्चा हो, लेकिन स्थिति वही नजर आई। ऐसे में जो अहम बिल हैं उनको लेकर क्या माना जाए, किस तरीके से आज राज्यसभा और लोकसभा में जो पेश किए गए हैं और सूचीबद्ध हैं राज्यसभा में?
देखिए इंपॉर्टेंट बिल्स हैं और आप देखें, आपने देखा होगा कि कई बिल ऐसे हैं जो बिना चर्चा के पास हो गए क्योंकि विपक्ष नहीं चाहता था। विपक्ष के हंगामे के बीच बहुत 4-5 बिल ऐसे इंपॉर्टेंट थे जो पास हुए। और कल हम जब बात करें केरलम के, जो केरल नाम परिवर्तन का जो बिल था और उसमें लोकसभा में जब ये बिल पेश हो रहा था तो उस समय सीधे जो किरण रिजिजू ने कहा कि भाई जो केसी वेणुगोपाल है, केरला से आते हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, तो वो उन्होंने ही उनको बोलना था, उस प्रस्ताव पर उनको बोलना था, लेकिन उन्होंने नहीं बोला क्योंकि उनका कहना था कि इस बिल को जो अमित शाह जो गृह मंत्री है उनको लाना था, लेकिन नित्यानंद राय जो है जो स्टेट मिनिस्टर हैं वो लाए। जब पत्रकारों से जब वो बात कर रहे थे तो विपक्ष के अड़ियल रवैये के कारण आज देखिए तीनों बिल जो है, यानी एक लोकसभा में खनन वाला बिल और 2 जो बिल है केरल नाम परिवर्तन वाला बिल और एक सहकारी जो बिल है, तीनों बिल इंपॉर्टेंट हैं। और ऐसा जैसा कि आपने देखा कि जो पिछले बिल जो पास हुए हैं वो 2 बजे के बाद बिल वो पास हुआ है, यानी हंगामे के बीच वो बिल को वॉइस वोट के जरिए पास किया गया। तो देखना होगा कि अब 2 बजे जब सत्र की शुरुआत होती है, एक तो ये देखना होगा कि क्या विपक्ष जो गृह मंत्री ने जो ऑफर दिया है, गृह मंत्री ने कहा कि भाई आप बहस में हिस्सा लीजिए, हम पूरे 3 बजे से लेकर के आज 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक लगातार हम इस बहस को जारी रखेंगे और फिर अपना होम मिनिस्टर स्टेटमेंट देंगे। और मैंने पहले भी बताया था कि एक एक सदस्य के सवालों का वो जवाब देंगे। तो अब देखना हुआ कि विपक्ष का क्या रुख होता है। अगर विपक्ष सहमत नहीं होता है बहस के लिए तो फिर ये देखना हुआ कि ये जो 3 बिल हैं, एक लोकसभा में और 2 राज्यसभा में, उसको सरकार क्या वॉइस वोट से फिर उसको पारित करवाती है या नहीं, ये देखने वाली विषय होगी। जी बिल्कुल कुमार आलोक, लेकिन इसके पीछे की वजह आखिर क्या हम मान सकते हैं कि एक सार्थक चर्चा से आखिर विपक्ष क्यों बचता हुआ आ रहा है, जबकि उनकी जो मांग है, जो मुद्दे वो चाहते हैं, उसको लेकर तो गृह मंत्री ने अब जवाब दे ही आया है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हम पिछले 17 दिन की भी बात करें तो लगता नहीं ऐसा कि एक सार्थक चर्चा की जो उम्मीद जो विपक्ष से की जाती है और जब सर्वदलीय बैठक में जो बात कही जाती है उसको विपक्ष सार्थक करता है। देखिए, नीट पेपर मामले को लेकर के विपक्ष की मांग थी कि इस पर बहस हो, चर्चा हो, सरकार मान गई और उस पर चर्चा हुई। लेकिन जब जवाब देने के लिए जो प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जब वो जवाब देने के लिए उठे तो विपक्ष वॉकआउट कर गया। फिर उसके बाद उन्होंने मांग की कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमें चाहिए। उसके बाद भी सरकार ने उनकी मांग पर उनकी मांग को मान ली। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम जो जंतर मंतर में जो लोगों पर पुलिस के द्वारा हमला हुआ है या पुलिस के द्वारा जो मारपीट की गई है उस पर चर्चा हो, तो उस पर चर्चा हो और उसमें गृह मंत्री जवाब दे। उस पर भी हुआ कि फिर नहीं। अब देखिए, इसमें एक टेक्निकल इशू ये है कि इस बीच यानी जंतर मंतर की घटना को जिस तरीके से विपक्ष ने पूरा इसको सार्वभौमिक बनाने की कोशिश की, इसी बीच आपने देखा कि झारखंड में किस तरह की घटना हुई और झारखंड की सरकार जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। तो अब विपक्ष को ये लगता है कि जब चर्चा होगी पूरी परीक्षा प्रणाली पर तो उसमें झारखंड के विषय को भी सत्ताधारी पार्टी उठाएंगे और एनडीए के लोग उठाएंगे कि किस तरीके से वहां पर पुलिसिया जुल्म हुई और किस तरीके से पदों को बेचा गया। यानी एक चपरासी जो एजेंसी का चपरासी था उसके पूरे परिवार वीडियो बन गया, ऑफिसर्स बन गए। तो ये विपक्ष को ये भी डर है कि अगर ये चर्चा हुई, व्यापक चर्चा हुई, तो विपक्ष भी घेरे में आएगा क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, उसमें कांग्रेस एक अहम सहयोगी है। तो ये विपक्ष की ये भी एक शंका हो सकती है और वो इसलिए भी नहीं चाहता है कि ये चर्चा हो और वो एक्सपोज हो जाए। तो अब देखना होगा कि आने वाले आधे घंटे में 20 मिनट में विपक्ष का क्या स्टैंड होता है, क्या वो चर्चा में भाग लेती है या नहीं, और अगर नहीं लेती है तो फिर ये 3 बिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट बिल हैं, क्या सरकार उसको पास करा पाती है या नहीं। जी बिल्कुल, ये देखना होगा कि 2 बजे लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्यवाही है किस तरीके से वो शुरू होती है और एक सार्थक चर्चा जिसकी उम्मीद की जा रही है, जो कि लगातार सरकार कह रही है कि आइए चर्चा कीजिए, क्या विपक्ष अब अंतिम पड़ाव पर मानसून सत्र के ये बात सुनता है या फिर से अनदेखी जो की है वो की जाएगी और हंगामा ही किया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब मिड डे प्राइम में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमोचन किया। इस किताब में रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा, सार्वजनिक जीवन से जुड़े उनके अनुभवों, संघर्षों और सफलताओं का उल्लेख है। प्रधानमंत्री ने रामनाथ कोविंद जी के जीवन को प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि कोविंद जी ने जीवन संघर्षों और कठिनाइयों में भी मूल्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उनका जीवन भारतीय लोकतंत्र, भारतीय गणतंत्र की जीत है। मैंने उनके जीवन को जितना समझा है
उनकी कार्यक्षमताओं को जितना जाना है, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि श्री रामनाथ कोविंद जी की ऑटोबायोग्राफी अपने आप में भारतीय लोकतंत्र और भारतीय समाज के लिए एक धरोहर बनेगी। कोविंद जी का जीवन युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसाधनों की कमी को कोविंद जी ने कभी आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने संघर्षों से निकलकर शिखर तक का सफर तय किया। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए भविष्य में देश को कोविंद जी जैसे युवाओं की जरूरत है। हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए, जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय जीवन मूल्यों को रोशनी देता है, समाज और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा मिलती है। इसे पूरी तरह से कोविंद जी ने जीवंत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीवन में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। युवा पीढ़ी से आग्रह करूंगा, रील का जमाना है, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर आपको खींच के कहीं कहीं ले जाते हैं। इस शॉर्टकट के युग में भी एक बात हम जरूर याद रखें, रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ होता है। कुछ लोगों को पटरी पर कूद करके जाने की आदत होती, ब्रिज पर नहीं जाते, तो वहां लिखा होता है शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। और अगर शॉर्टकट के रास्ते से भी कहीं बाहर निकलना है तो मैं नौजवानों को कहूंगा, आपको जिसका भी पसंद हो, ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ें। ऑटोबायोग्राफी उस कालखंड की इतिहास की घटनाओं को अलग तरीके से समझने का अवसर देती है। इतिहास से काफी निकट होता है वो कालखंड बायोग्राफी का। अपनी आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स के विमोचन के दौरान पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने बचपन की याद को यहाँ पे ताज़ा किया, उनका जिक्र किया। रामनाथ कोविंद ने कहा कि साधारण से घर में वो रहा करते थे, जो मौसम की मार झेलने में समर्थ नहीं था, लेकिन उन्हें ये देखकर संतोष होता है कि नए भारत में आज करोड़ों लोगों को पक्का घर देकर उन्हें सुरक्षा दी गई है। हमारा घर बहुत साधारण था, घास फूस का बना हुआ। बरसात के दिनों में उस घर से की छत से पानी टपकने लगता था। मैं और मेरे परिवार के लोग एक कोने में खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार करते थे। कई वर्षों बाद जब मैं 2017 में राष्ट्रपति चुना गया तो वे स्मृतियां मेरे मानस पटल पर पुनः लौट आई। और उस समय मैंने कहा था, कोट, कि आज भी भारत के किसी गांव में शायद एक छोटा सा रामनाथ टपकती छत के नीचे खड़ा होगा और एक बेहतर भविष्य का सपना देख रहा होगा, अनकोट। देवी और सज्जनों, आज मुझे ये देखकर संतोष होता है कि नए भारत में ऐसे करोड़ों लोगों को छत मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने असंख्य गरीब परिवारों को केवल मकान नहीं दिया, बल्कि गरिमा और सुरक्षा का एहसास भी दिया है। जो कभी टपकती छत के नीचे खड़े रहे हैं, वे ही जानते हैं कि पक्के घर का अर्थ क्या होता है।
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने भाजपा में शामिल होने का कारण बताया। रामनाथ कोविंद ने कहा कि राजनीति सत्ता का साधन नहीं, राष्ट्र सेवा का साधन है और भाजपा में ही कोई सामान्य व्यक्ति सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। मेरी राजनीतिक यात्रा का आरंभ भाजपा के साथ हुआ। उसका एक कारण था कि इस पार्टी में राष्ट्र सर्वोपरि की बात चरितार्थ की जाती है। यहाँ वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद व क्षेत्रवाद जैसी सामाजिक विकृतियों से ऊपर उठकर देश के समावेशी विकास पर बल दिया जाता है। इसमें एक साधारण शिक्षक का पुत्र अटल बिहारी वाजपेयी जैसे पार्टी के सर्वोच्च नेता व देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसमें स्टेशन पर चाय बेचने वाले एक पिछड़े वर्ग से संबंधित श्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री तथा देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यही नहीं, समाज के कमजोर वर्ग से आने वाला मेरा जैसा व्यक्ति भी राष्ट्रपति के पद तक पहुंच सकता है। वास्तव में यही भारतीय गणतंत्र की सच्ची विजय गाथा है। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि रामनाथ कोविंद ने अपने कार्यकाल में राष्ट्रपति भवन को जनता के लिए सुलभ बनाया। राष्ट्रपति भवन को जनता के लिए सुलभ बनाना आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी अपने चिंतन और सार्वजनिक जीवन के समृद्ध अनुभवों के माध्यम से देश, संविधान और समाज के प्रति अपने दायित्वों के निष्ठापूर्वक आज भी आप निर्वहन कर रहे हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रवक्ता, सामाजिक न्याय के विचारक के रूप में आज भी आप निरंतर राष्ट्र निर्माण में योगदान कर रहे हैं। और इसी के साथ ही मिड डे प्राइम में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे झारखंड में लगातार जारी है छात्रों का आंदोलन, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट वहां से इस छोटे से ब्रेक के बाद। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अनबन प्यार जरा सा यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है। जब आप इलाज के लिए अस्पताल जाएंगे तब पॉलिसी बाजार वहां पहुंचकर आपका पूरा साथ देगा, ताकि क्लेम के लिए आप परेशान होने के बजाय अपनों का ख्याल रख सकें। और क्लेम असिस्टेंस पॉलिसी बाजार का प्रॉमिस है। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। अब आइए बात करते हैं झारखंड की, जहां पर लगातार जो छात्रों का आंदोलन है वो जारी है। दरअसल झारखंड में जीपीएससी, जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार चल रहा है। 19वें दिन भी छात्र जयपाल सिंह स्टेडियम में डटे हुए हैं। परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई और अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। वहीं कई छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। लेकिन मंगलवार देर रात आंदोलन स्थल पर उस वक्त तनाव थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया जब जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। अभ्यर्थियों का आरोप है कि देर रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच पुलिस अधिकारी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। बताया गया कि मौके पर सिटी एसपी, एसएसपी और डीसी भी पहुंचे थे। इस बीच बुधवार सुबह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंचे और आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की। मरांडी ने आरोप लगाया कि देर रात पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी का मकसद छात्रों को प्रदर्शन स्थल से हटाना और बल प्रयोग के जरिए आंदोलन को कमजोर करना था। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार लगातार दावा कर रही है कि जेपीएससी का काम पूरा हो चुका है, तो फिर अभ्यर्थियों को आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। बाबूलाल मरांडी ने जोर देते हुए कहा कि सोरेन सरकार सीबीआई जांच से इसलिए बच रही है क्योंकि इसकी आंच सत्ता के शीर्ष तक पहुंच सकती है। पुलिस रात में शायद 1-1:30 बजे या 2 बजे ऐसे यहाँ आए तो बता रहे 2 बजे पहुंचे थे। सिटी एसपी पहुंचे हैं, एसएसपी पहुंचे हैं और डीसी भी पहुंचे हैं और बच्चों को हटाने के लिए, आंदोलन को समाप्त करने के लिए हो सके वो बल भी शायद प्रयोग करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, और आंदोलन को कमजोर करने की ये कोशिश कर रहे हैं, लड़कों को भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रकार से भी यहाँ हमें लोग बताया गया।
वो कह रही कि हमने एग्ज़ाम रद्द कर दिया। तो एग्ज़ाम रद्द करना कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तो है एग्ज़ाम क्यों रद्द हुआ, क्यों किस प्रकार से लोग कर रहे हैं, कि उस पर तो जांच होनी चाहिए सीबीआई की। बच्चों की तो इतना ही मांग है। तो बाबूलाल मरांडी सीबीआई जांच की यहां मांग कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में छात्रों की लड़ाई अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है। एक तरफ जयपाल सिंह स्टेडियम में आंदोलन जारी है, तो दूसरी तरफ अस्पताल में भर्ती छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का अनशन भी जारी है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो लगातार भूख हड़ताल पर हैं और आज उनके अनशन का 11वां दिन है। तबीयत चिंताजनक बताई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद महतो ने अपना आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया है। इस बीच अस्पताल में भर्ती देवेंद्र नाथ महतो ने छात्रों के नाम एक खुला पत्र लिखा है। महतो ने साफ शब्दों में कहा कि शरीर अस्पताल में है, लेकिन संघर्ष का संकल्प अडिग है। उन्होंने लिखा कि न्याय मिलने तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग भी दोहराई। महतो ने छात्रों पर हुए बल प्रयोग को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पुलिस कार्रवाई की निंदा की। उन्होंने लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा कि लाठीचार्ज से छात्रों की आवाज नहीं दबेगी। महतो ने आंदोलनकारियों से संयम बनाए रखने और एकजुट होकर लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखने की अपील की है। उन्होंने भरोसा जताया कि झारखंडी छात्रों को पूरी तरह न्याय दिलाया जाएगा। तो लगातार ये जो आंदोलन है जारी है, 19 दिन इसको हो चुके हैं। रांची में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जयपाल सिंह स्टेडियम में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं। लेकिन आंदोलन के बीच छात्रों का आरोप ये भी है कि प्रशासन ने रात में धरनास्थल की बिजली काट दी और इतना ही नहीं, धरनास्थल के आसपास की स्ट्रीट लाइटें भी बंद कर दी गई। यानी जिस जगह छात्र अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां रात के अंधेरे में आंदोलन जारी रखने की मजबूरी बन गई। 19 दिन से जारी आंदोलन और 11 दिन के अनशन के बीच अब छात्रों का सवाल है, क्या उनकी आवाज को अंधेरे में भी दबाया जा सकेगा? तो भले ही बिजली गुल हो, लेकिन छात्रों का जो हौसला है वो बुलंद यहां नजर आ रहा है। वहीं झारखंड में छात्रों का आंदोलन अब जिस तरीके से लगातार आपको हम बता रहे हैं कि कैसे सड़कों तक पहुंचा, लेकिन अब ये संसद तक पहुंच गया है। दरअसल जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के खिलाफ रांची में चल रहे छात्र आंदोलन के दौरान हुए पुलिस लाठीचार्ज का मुद्दा बीजेपी सांसदों ने संसद में उठाया। संसद के मानसून सत्र के दौरान झारखंड के बीजेपी सांसदों ने संसद भवन के मकरद्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों के हाथों में तख्तियां थी, नारे थे और निशाने पर थी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार। बीजेपी सांसदों ने जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर राज्य सरकार को घेरा। सांसदों ने सवाल उठाया कि अपने भविष्य और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई क्यों की गई। उनका आरोप है कि सरकार छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय बल प्रयोग के जरिए आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी सांसदों ने झारखंड की कानून व्यवस्था को लेकर भी हेमंत सरकार पर हमला बोला। सांसदों ने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला और छात्रों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। झारखंड के बच्चे रोड पर हैं, सड़कों पर हैं और जिस तरह से रांची का डीसी, एसपी, वहाँ के डीजीपी, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, इसका निरंकुश तो मैंने तानाशाह कभी देखा ही नहीं। धर्मेंद्र जो मुख्य आरोपी है, वो वहाँ के जो सबसे शीर्षस्थ पदाधिकारी हैं झारखंड के, उनके घर से पकड़ा है। सीबीआई जांच क्यों नहीं देना चाहते हैं? उनको छात्रों की गूंज न झारखंड में सुनाई देगी, न तेलंगाना में सुनाई देगी, न कर्नाटका में सुनाई देगी, न केरला में सुनाई देगी। बेचारे सेलेक्टिव बहरे हैं। तो जो भ्रष्टाचार को ही समझता हो और जो ये समझता हो कि प्रधानमंत्री पद इस देश की जनता ने क्यों मेरे अलावा दूसरे को दिया, तो जनता बखूबी समझती है और जनता हर चुनाव में उनका इलाज करती है। 20 दिन से हमारे छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी का मुंह बंद है। राहुल गांधी कुछ बोल नहीं रहे हैं। अगर राहुल गांधी में नैतिकता है तो जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का आवाज के बाहर धरना पे बैठे थे, जाकर झारखंड के छात्रों से वार्ता करें, सरकार से बात करें, क्योंकि उनके समर्थन से झारखंड में सरकार चल रही है। तो रांची से लेकर संसद तक छात्र आंदोलन की जो गूंज है वो यहां सुनाई दे रही है। लेकिन इस बीच झारखंड में छात्रों के आंदोलन पर चुप्पी साधने के आरोपों पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वो झारखंड के मुद्दे पर बिल्कुल चुप नहीं है। उन्होंने दोहराया कि वे पहले भी ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि छात्रों के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा या बल प्रयोग की सराहना या समर्थन नहीं किया जा सकता। झारखंड पे मैं चुप नहीं हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने
सीधा क्लियरली बोला है, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। मैं चुप नहीं हूं, खुल के बोल रहा हूं। तो झारखंड में छात्र आंदोलन की अगर बात की जाए 19 दिन से लगातार ये जारी है और अपनी मांगों को लेकर छात्र धरने पर डटे हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि आगे छात्रों की क्या रणनीति रहेगी, क्या आंदोलन को और तेज करने की तैयारी है। और इस वक्त खासतौर से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की अगर बात की जाए तो वहां पर किस तरह का माहौल बना हुआ है, इन्हीं तमाम सवालों को लेकर डीडी न्यूज के संवाददाता दिवाकर कुमार ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से भी बात की। झारखंड में छात्रों का आमरण अनशन और हड़ताल जो है वो लगातार बढ़ रहा है और छात्र इसी तरीके से अपनी मांग को लेकर अड़िग है। हमारे साथ रुपेश पाल है, इन्हीं से शुरुआत करते हैं। इनके भूख हड़ताल का 9वां दिन हो गया है। शरीर और तबीयत अब इनकी थोड़ी खराब हो रही है और जवाब भी दे रहा है, लेकिन हौसले अभी भी उसी तरीके से बुलंद है। हम लोग से साफ सरकार से मांग है, जब तक मांग नहीं पूरी तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा, भूख हड़ताल जारी रहेगा। क्योंकि सरकार से बार बार संतावना दिया जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है कि सरकार आप लोग का जो मांग पत्र है वो सुन रही है, उस पर कार्रवाई हो रही है। सर कार्रवाई कहाँ हो रही है? सर आप परमिशन दे दीजिए सीबीआई का, आप सीजल रद्द कर दीजिए, TDPL एजेंसी के तहत जितने भी एग्जाम है सारे कैंसिल कर दीजिए। अवैध जिन एग्जाम में सलिमता पाएगा उसे सारा कैंसिल कर दीजिए। हम लोग और कुछ भी नहीं मांग रहे हैं सर, हम लोग बस अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, आपसे और कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। कल जिस तरह से पुलिस देर रात इतने दल बल के साथ आए और पूरे स्टेडियम के लाइट को बंद करके अंधेरे में कहीं ना कहीं उन्होंने ये एक कोशिश की, सिटी एसपी, डीएस और हमारे डीसी, उनकी एक कोशिश थी कि छात्रों के अंदर एक भय का माहौल पैदा करे। पर हम इससे डरने वाले नहीं हैं। हमारा सिस्टम हमारा आधा जीवन खा चुकी है। हम अब किस चीज़ से डरे? इसलिए हम डरने वाले नहीं हैं। जेपीएससी की मांग सरकार ने मान ली है, सीजीएल भी मान ले, हम यह आंदोलन बंद करके चले जाएंगे। बट सरकार जो है अपना पावर दिखाने की कोशिश कर रही है और हम लोगों पे प्रेशर बनाया जा रहा है। कल रात में भी बहुत सारे पुलिस बल के साथ उच्च पदाधिकारी आए थे यहाँ पे और हम लोगों को अपनी फोर्सफुली पावर दिखा करके हम लोगों को यहाँ से डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। रात में आकर छात्रों को परेशान कर रही है, लाइटें काट रही है, बिजली कर रही है, उठाने का धमकी दे रही है, फोटो खींच रही है उनका, ठीक है, एड्रेस पूछ रही है। ये बहुत माने निंदनीय है। गवर्नमेंट का आग्रह करेंगे तो अपनी प्रशासन को पीछे हटाइए। हम लोगों का छात्र का शांतिपूर्ण आंदोलन में पुलिस हस्तक्षेप नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम लोग शांतिपूर्ण थे, शांतिपूर्ण है। सरकार हम लोग से संवाद करे, जितने भी TGPL कंपनी द्वारा एग्जाम है सारे एग्जाम को रद्द किया जाए। इन छात्रों को उम्मीद है कि सरकार की ओर से संवाद होगा और उनके जो मांग और डिमांड है उसको खत्म किया जाएगा। पुलिसिया दमन से ये आंदोलन थमने वाला नहीं है। अपने सहयोगी सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। तो रांची में आज 19वां दिन आंदोलन का और लेटेस्ट अपडेट के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता दिवाकर का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि छात्र आंदोलन की अगर बात की जाए, पहले लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल और उसके बाद क्या अंधेरा कर इन प्रदर्शनकारियों को, छात्रों को डराने की कोशिश की जा रही है, या जो इन छात्रों का हौसला नजर आ रहा है उससे अब सोरेन सरकार खुद डरती हुई नजर आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पर आंदोलन 19वां दिन तक मुकुल पहुंच गया है और लगातार जो छात्रों का आक्रोश है वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जो हम एक तरीके से कहें कि 10 अगस्त के पहले तक जो स्थिति थी, छात्र बिल्कुल ही शांतिपूर्ण तरीके से थे और उसके बाद जो इनका विरोध मार्च चल रहा था, विधानसभा घेराव का जो इनका प्रोग्राम था, वो भी गुलाबगिरी और गांधीगिरी के जरिए चल रही थी। लेकिन शाम जो अंधेरे की लाइट में छात्रों की पिटाई होती है, बेरहमी से पिटाई होती है, उसके बाद से छात्र जो है वो गुस्से में है। और उसके बाद कल रात की जो कार्रवाई वहां पर होती है, कल रात में जो धरना स्थल है स्टेडियम में, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, जिस तरीके से प्रशासन की टीम पहुंचती है, छात्रों से बात करती है, उनका अनशन तोड़ाने का प्रयास किया जाता है और पूरी तरीके से उस जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है उसको पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। तो छात्रों को कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि उनके आंदोलन को समाप्त करने के लिए पुलिस या दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए जो छात्र अभी रात में वहाँ 100 और 50 की संख्या में रहते थे, आज से वो संख्या 1000 में पहुंच जाएगी। तो लगातार अब छात्र जो है इसको मास मूवमेंट की ओर बढ़ाने की ओर अग्रसर है कि अगर सरकारें उनकी मांगों को नहीं मानती है और जो वो सरकार दावा कर रही है कि उनकी 98% को मांग मान लिया गया, ऐसा नहीं चलेगा और सरकार इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। जेपीएससी पीटी का हमने रिजल्ट जो है वो रद्द कर दिया है, बैकलॉग परीक्षा का रिजल्ट रद्द कर दिया है, तो वैसे बच्चों को वापस घर चले जाना चाहिए, ये अपील की जा रही है। तो इससे छात्र अब कह रहे हैं कि ये बांटने की कोशिश हो रही है, लेकिन छात्र बंटने वाले नहीं है। सीजीएल परीक्षा जब तक रद्द नहीं होगा, TDPL कंपनी द्वारा जितनी परीक्षाएं झारखंड में पिछले 5-6 वर्षों में ली गई है, वो अगर CBI से जांच नहीं कराई जाती है, तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा।
होगा और जी। छात्र अपनी मांग पर अभी अडिग है और लगातार जो उनका आमरण अनशन है वो लगातार जारी है। 9 लोग जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे उनमें से 4 लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं और लगातार कुछ लोगों की तबीयत खराब हो रही है और ये आंदोलन इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में जो लोग अब मंच पर बैठे हुए उनकी भी तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही है, लेकिन उनके हौसले इतने मजबूत है कि वो कह रहे हैं कि सरकार या पुलिस की कोई भी कार्रवाई से वो डरने वाले नहीं है और अंत तक वो छात्रों की लड़ाई यहाँ पर जारी रखेंगे और जब तक उनको न्याय मिलेगा नहीं तब तक वो यहाँ से घर नहीं जाएंगे। क्योंकि कल रात में जब बिजली काटी गई, जनरेटर हटाने की बात जब होने लगी तो छात्र और ज्यादा जो कह सकते हैं आक्रोशित भी हुए हैं और उसके बाद वहां पे वो जमावड़ा लगातार बढ़ रहा है। जी बिल्कुल दिवाकर, लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें जो लोग छात्र भूख हड़ताल पर हैं, 11 दिन हो चुके हैं, तबीयत लगातार बिगड़ रही है, लेकिन क्या मानवीय आधार पर ही सही सरकार को एक बातचीत का रुख यहाँ पर अपनाना चाहिए था उनकी तबीयत को देखते हुए, लेकिन एक अड़ियल रवैया सरकार का यहाँ नजर आ रहा है। जो छात्र स्टेडियम में प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी उनको भी परेशान किया जा रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद जो छात्र भूख हड़ताल पर हैं उनके साथ भी किसी तरह का कोई संपर्क नहीं है। देखिए मुकुल, स्थितियां थोड़ी सी हमको लगता है कि बिगड़ती हुई दिख रही है। जो हठ धर्मिता की बात है वो अब लगातार दिख कर आ रही है। सरकार ने हालांकि जो इनका मार्च था, विधानसभा मार्च के पहले सरकार ने पहल की क्योंकि इनको इस बात का डर था कि ये कहीं मास मूवमेंट ना बन जाए और विधानसभा मार्च के दौरान जिस तरीके से छात्रों का हुजूम और जन सैलाब राजधानी रांची की सड़कों पर दिखा वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक चिंता का विषय तो है ही। और उसके बाद सरकार अब इस आंदोलन को दबाने या खत्म करने के जुगाड़ में लगी हुई है। अब वो कोई जो पिछले 3-4 दिनों से कोई बातचीत की पहल नहीं हुई है। लगातार सरकार ने जब आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि हमने 98% छात्रों की मांग मान ली, मुख्यमंत्री की ओर से अपील किया गया। कल विधानसभा में उन्होंने घोषित कर दिया कि जेपीएससी पीटी का रिजल्ट रद्द किया जाएगा। हालांकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ है जेपीएससी की तरफ से, लेकिन सीएम ने कह दिया है। फिर बैकलॉग जो परीक्षा जेपीएससी की ली गई थी उसको भी रद्द करने का उन्होंने घोषणा कर दिया है। तो छात्रों को इस चीजों पर विश्वास नहीं है कि आखिर सीजीपीएल को रद्द करने के लिए सरकार क्यों तैयार नहीं हो रही है, जबकि इसमें बड़े पैमाने पर घोटाले हुए और लगातार अभय तिवारी से जो सीआईडी की पूछताछ हो रही है उसमें कई कड़ियां खुलकर निकलकर सामने आ रही है और लगातार इसमें अब कई जो कह सकते हैं बड़े ब्यूरोक्रेट्स के भी नाम खुलकर आने लगे हैं और एल ख्यांगते जिस तरीके से गिरफ्तार किए गए हैं और जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया है और उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये कड़ियां अगर जुड़ेगी तो इस बात का डर शायद सरकार को है कि सीबीआई के हाथ में अगर केस जाता है तो शायद बड़े खुलासे हो सकते हैं और शायद इसीलिए सीबीआई को केस देने में सरकार थोड़ी सी सहम रही है। बिल्कुल, और यही बड़ी वजह है जो कि सरकार को शायद डरा भी रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिवाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो झारखंड की अगर बात की जाए, लगातार आंदोलन यहाँ पर जारी है, लेकिन इस बीच तमाम जो अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, 19वां दिन आज इसका, लेकिन इसके बावजूद अभी तक जो बातचीत की अगर बात की जाए वो यहाँ होती नजर नहीं आ रही है। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। जी हाँ, यहाँ पर सुक्खू सरकार ने जनता के कल्याण के नाम पर राज्य की जनता पर ही अब बोझ बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर अनाथ और विधवा सेस लगाने का फैसला किया है, जिसे लेकर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 11 अगस्त को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके मंगलवार की आधी रात से हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। इसके बाद से ये फैसला हिमाचल प्रदेश वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2005 की धारा 6(a) के तहत लिया गया है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यह सेस प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की खरीद पर लगाया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसी साल बजट सत्र के दौरान 23 मार्च 2026 को विधानसभा से ऑफन एंड विंडो सेस यानी अनाथ और विधवा कर से संबंधित हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर संशोधन विधेयक 2026 पारित किया था। इस संशोधन विधेयक के बाद राज्य सरकार के पास डीजल और पेट्रोल पर 5 रुपए तक ऑफन एंड विंडो सेस जो है वो लगाने की शक्तियां उन्हें मिल जाती हैं। प्रदेश की कांग्रेस सरकार का कहना है कि पेट्रोल डीजल पर लगाए गए सेस से जमा हुई रकम प्रदेश में विधवा और अनाथ बच्चों से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं में खर्च की जाएगी। सुक्खू सरकार के इस फैसले का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। अब उन्हें पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की खरीद पर 60 पैसे प्रति लीटर अतिरिक्त चुकाने पड़ेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के सुक्खू सरकार के फैसले की निंदा करते हुए इसे हिमाचल की जनता की जेब पर जबरदस्ती बोझ डालने वाला फैसला बताया। हिमाचल की जनता प्रदेश की कांग्रेस सरकार से लगातार त्रस्त है, परंतु एक के बाद एक और
तरह तरह के टैक्स लगा करके जनता का जीना मुहाल किया है कांग्रेस की वर्तमान सरकार। सत्ता में आने के बाद 7 रुपया डीजल के ऊपर वैट लगा करके डीजल के और पेट्रोल के दामों में भारी बढ़ोतरी की। उसके बाद अनन्य प्रकार के टैक्स लगाए गए और आज फिर एक और नाम लेकर के 60 पैसे का रेट डीजल और पेट्रोल का बढ़ा दिया गया। तरह तरह के नाम लेकर के टैक्स बढ़ाना और बोझ बढ़ाना, ये हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। तो हिमाचल प्रदेश में जनता पर महंगाई जो है कैसे वो बढ़ाई जा रही है, उन पर महंगाई का बोझ डाला जा रहा है, ये सीधे तौर पर देखा जा सकता है। आइए देखते हैं कि हिमाचल सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर सेस बढ़ाने को लेकर वहां की आम जनता का क्या कुछ कहना है। सरकार इस तरीके की चीज़ें करेंगी तो सर हमारे आम आदमी पर तो बोझ पड़ेगा ही ना, क्योंकि आप खुद समझते हैं अगर तेल बढ़ गया तो हर एक चीज़ें बढ़ेंगी। आज वैसे ही महंगाई इतनी है कि आप सीजन में भी सब्जी लेने जाओ तो 100 रुपये से कम कोई सब्जी नहीं है। असर तो बहुत बढ़ रहा है, ये हर बारी इनका असर जो वो लग रहा है। हाँ, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी जो वो तो पीसा जा रहा है ना इसमें। मुलाजमों के भत्ते बढ़ जाएंगे, जो बेरोजगार है उसका क्या होगा? हाँ, हम तो सरकार से यही बोलते हैं कि गरीबों को देखो। अब पेट्रोल बढ़ेगा, सब चीज़ बढ़ेगी तो महंगाई तो होगी। अब पेट्रोल पंप के तो दाम मतलब पेट्रोल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और इसके कारण से जैसे आम आदमी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसको रोज़ जाना जैसे 5-6 किलोमीटर से। और जिस तरीके से यहाँ देखा जाए स्थिति जो है जनता पर वो बताया जा रहा है, क्या जनता का कहना था ये आपने सुना हिमाचल प्रदेश में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बाढ़ बारिश और ऐसे में किस तरीके से राहत बचाव कार्य चल रहा है अलग अलग क्षेत्रों में। आपको बता दें मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिमी बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी में कल तक बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, गुजरात और उत्तराखंड में शनिवार तक इस तरह की जो स्थिति है वो बनी रहेगी, इस तरह का अनुमान जताया है भारतीय मौसम विभाग ने। और वहीं जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से पहाड़ी और मैदानी इलाकों में नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। सांबा जिले में पसंतर नदी भी उफान पर है। प्रशासन ने लोगों से जल स्रोतों से दूर रहने और सतर्कता बरतने की अपील की है। लगातार बारिश के चलते नदी नालों में पानी का बहाव तेज हो गया है। वहीं उधमपुर जिले के कई हिस्सों में भी भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां कांगड़ा जिले में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कांगड़ा शहर के भारी इलाके में रानीताल बाथुपुल के पास भूस्खलन हुआ, जिससे 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा बंद हो गया। भूस्खलन वाली जगह के दोनों तरफ गाड़ियां फंसी रहीं और बाद में यातायात को सुचारू करने के लिए डोजर लगाई गई। सड़क पर पत्थर गिरने से रोकने के लिए आपको बता दें 4 लेन बनाने वाली कंपनी ने रानीताल के पास पहाड़ी पर इंटरलॉकिंग प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया है, लेकिन इसके बावजूद भूस्खलन से वाहन चालकों को जो खतरा है वो लगातार बना हुआ है। कुछ महीने पहले ही इसी हिस्से के पास एक बड़ा पत्थर गिरने से एक कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। हालांकि उसमें सवार लोग बाल बाल बचे थे। इलाके में रेलवे लाइन के पास भी भूस्खलन हुआ, जिससे रेलवे के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। बात करें मुंबई की तो यहाँ कुर्ला पश्चिम स्थित चिराग नगर के गौसिया चौल में आज सुबह भूस्खलन की घटना हुई। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। आज सुबह 3:30 बजे के आसपास ये भूस्खलन हुआ। भूस्खलन के कारण चौल के 2 से 3 नजदीकी कमरों पर भारी मलबा गिरा। स्थानीय लोगों के अनुसार 6 से 8 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। फिलहाल प्रशासन मलबा हटाने का काम कर रहा है और फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुटा हुआ है। और आइए मिड डे प्राइम में अब बात करते हैं हर घर तिरंगा अभियान की। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
आज दिल्ली में हर घर तिरंगा स्पेशल बाइक रैली का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रैली को हरी झंडी दिखाई और कहा कि आज हम सिर्फ बाइक रैली के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं, बल्कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए एकत्रित हुए हैं। इसे साकार करने के लिए देश को जोड़ने और जुड़ने की आवश्यकता है। The two words Vande Mataram has lightened the burning patriotism in the minds of every Indian on those days. That was the root cause for removing the British colonial Raj from our mother Bharat. Our freedom struggle was an awakening of the Indian mind, the Indian spirit and the Indian consciousness. It united people across regions, languages, faiths and social backgrounds through a shared dream of freedom, a shared dream of one India. These expressions capture the awakening as powerfully as Vande Mataram, that no other single expression has captured the awakening among the Indians. आज दिल्ली की सड़कों पर मान सम्मान स्वाभिमान के साथ आज चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हर घर तिरंगा अभियान का संकल्प आज पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे देशवासी मनाते हैं। आज जो 2022 में प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया था कि हम हर घर तिरंगा लहराएंगे, आज वो इस तिरंगा यात्रा लग रहा है कि अब ये अभियान नहीं, एक जन आंदोलन बन चुका है। आज देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है। पिछले 5 साल से यहाँ भारत मंडप से तिरंगा बाइक रैली निकाली जा रही है। आज हम सब उसमें भाग लेने के लिए आए हैं। ये तिरंगा इस देश की आन बान शान का प्रतीक है। इस बार का ये कार्यक्रम और भी विशिष्ट है क्योंकि आज देश जब वंदे मातरम जैसे अमर गीत जिसने लाखों लोगों को देश के लिए स्वतंत्रता की बलिवेदी पर कुर्बान होने की प्रेरणा दी थी, हजारों लोग वंदे मातरम इन शब्दों का उच्चारण करते हुए जब देश के प्रति समर्पित हो गए थे, कुर्बान हो गए थे, उन सबको जोड़ने वाले अमर गीत वंदे मातरम का 150वां वर्ष भी मना रहा है। इसलिए वंदे मातरम से प्रेरणा लेकर के, उन बलिदानियों से प्रेरणा लेकर के हम सब देश के लिए योगदान करें, देश की युवा शक्ति की ऊर्जा देश को विकसित करने के लिए जुटे। इस दृष्टिकोण से तिरंगा रैली आयोजित की जा रही है। तो दिल्ली में 15 अगस्त से पहले एनडीए सांसदों ने तिरंगा बाइक रैली निकाली, उसमें हिस्सा लिया। भारत मंडपम से शुरू हुई रैली मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम तक पहुंची। रैली में एनडीए के सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने बात की राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण और लोकसभा सांसद जगन्नाथ सरकार से। हर साल की तरह इस बार भी 9 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान मनाया जा रहा है। हमारे साथ के लक्ष्मण जी हैं, आप इस अभियान का हिस्सा हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? ये हम गर्वान्वित है। ऐसे हमारे देश के प्रति आज तिरंगा जिस तरह लहरा जा रहा है, न जाति न पात न प्रांत, सब एकजुट होकर देश के हित के लिए राष्ट्रवाद के नाम पे जो काम किया जा रहा है और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देशभक्ति भावना आज के युवा पीढ़ी में लाना और स्वतंत्र सेनानी ने किस तरह जंग लड़कर हमको आज स्वतंत्र हासिल किया, ये हम उनके लिए समर्पित है। जगन्नाथ सरकार जी भी हमारे साथ हैं। सरकार सर, जिस तरीके से 150 साल वंदे मातरम को भी पूरे हो रहे हैं, वंदे मातरम का 150 साल पूरा हुआ तो इस साल के जो हमारा गौरव गाथा आगे बढ़ रहा है, हमारा हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए हम गर्वित हूँ। हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़, राष्ट्र के नाम पर भाषा पंथ जात सब छोड़ के सब हिंदुस्तान हमारा आगे बढ़ रहा है। सब
आपको बता दें 12 अगस्त को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक और महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की 107वीं जयंती मनाई जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद में जन्मे डॉक्टर साराभाई ने न केवल विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित किया, बल्कि देश में औद्योगिक विकास की मजबूत नींव भी रखी। देखिए डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं। धरती के चक्कर लगाती ये सैटेलाइट्स, रिमोट के बटन से बदलती टीवी की ये जादुई दुनिया, माउस के एक क्लिक पर मौसम का हाल बताता ये मॉनिटर, और अंतरिक्ष में एक के बाद एक सफल मिशन। सब कुछ कितना दिलचस्प लगता है ना। ये तस्वीरें जितनी रोचक हैं, इनके पीछे की कहानी उतनी ही चुनौतीपूर्ण। आज से 6 दशक पहले जब अंतरिक्ष हमारे लिए सिर्फ आसमान का दूसरा नाम था, तब एक शख्स ने इसे भारत के भविष्य से जोड़ने का सपना देखा। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, जिन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान को देश के विकास का औजार बनाया। विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। साराभाई बचपन से ही सवालों और जिज्ञासा से भरे हुए थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कॉस्मिक रे पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि विज्ञान सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में भी क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। लिहाजा साराभाई ने 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना की, जो आगे चलकर इसरो बनी। विक्रम साराभाई का मानना था कि यदि विज्ञान को आम लोगों की जिंदगी से जोड़ दिया जाए तो विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ सकती है। इसी उद्देश्य से उन्होंने केरल में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की नींव रखी, जहां से 1963 में भारत का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ। इस लॉन्चिंग ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रा को एक नई दिशा दी। साराभाई के मार्गदर्शन में एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों की एक नई पीढ़ी तैयार हुई। इन वैज्ञानिकों की पीढ़ी ने भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने के साथ ही पीएसएलवी, जीएसएलवी, मंगलयान और चंद्रयान जैसे मिशनों के मार्ग प्रशस्त किए। डॉक्टर विक्रम साराभाई का योगदान सिर्फ अंतरिक्ष तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर की भी नींव रखी। सन 1975 में नासा के सहयोग से शुरू हुआ साइट प्रोग्राम भी साराभाई के दूरदर्शी सोच का ही परिणाम था। इस प्रोग्राम ने सामाजिक विकास में टेलीविजन प्रसारण की क्या भूमिका हो सकती है, उसे प्रभावी ढंग से दुनिया के सामने लाया। सन 1971 में महज 52 साल के उम्र में विक्रम साराभाई ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके दिखाए रास्ते पर चलकर आज भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, नासा, ईसा समेत दुनिया के तमाम एजेंसियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। साराभाई के सोच से शुरू हुआ भारतीय अंतरिक्ष मिशन अब स्पेस में भारत की नई कहानी लिख रहा है।